हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। उसी तैयारी को और अच्छा मजबूत करने के लिए आज हमारी क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बिना देरी के साथ में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले पूछा गया कि प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी। आपने जनगणना के क्वेश्चन बहुत बार पढ़े होंगे। भारत की प्रथम जनगणना आपको पता है 1872 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1872 के अंदर हुई थी भारत की प्रथम जनगणना। आपने बहुत बार जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं। और पूछा जाए भारत की विधिवत जो पहली जनगणना वो नियमित रूप से 1881 के अंदर हुई थी। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो के काल में आपने पढ़ा होगा 1872 और 1881 की जनगणना। और पूछा गया कि भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी। याद रखना, भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 के अंदर। कब हुई थी? 1977 के अंदर। याद रखना, भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना 1977। अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा है भारतीय संविधान के यानी पॉलिटी से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल के एग्जाम के अंदर भारत के जो संविधान का पोर्शन रहता है जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान से भी प्रत्येक एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, एसएससी जीडी के अंदर, या अन्य किसी ट्रेडमैन जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन की कर रहे हो या सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम डिफेंस एग्जाम के अंदर एक या एक से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है पॉलिटी से। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? भारत के संविधान में ऐसा कौन सा भाग है अब आपको पता है? वर्तमान में भारत के संविधान में कितने भाग है? 25 भाग। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब पूछा जा सकता है कि पहले भाग के अंदर किसका वर्णन है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। जैसे दूसरे भाग की हमने इससे पिछले वाली कक्षा की चर्चा की थी, नागरिकता का। तीसरे भाग के अंदर मौलिक अधिकार का। चौथे के अंदर नीति निर्देशक तत्व का। उसी प्रकार पूछा कि राजभाषा का उल्लेख कौन सा? सबसे पहले भाग 14 की हम बात करते हैं दोस्तों। भाग 14 के अंदर है संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी की सारी किसके अंदर? भाग नंबर 14 के अंदर। आपने अनुच्छेद आर्टिकल 308 से 323 तक पढ़ा होगा जो भाग 14 के अंतर्गत आता है। भाग 15 की मैं बात करता हूं तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद आपने 324 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक किसका वर्णन मिलता है? याद रखना, निर्वाचन आयोग भाग 15 के अंदर है, यानी निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। और मैं भाग यदि 18 की बात करता हूं तो भाग 18 के अंदर आपात उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। और भाग 17 है जिसके अंदर राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अनुच्छेद कौन सा? 343 से 351 तक। याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख कौन सा है? भाग नंबर 17। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है क्लाउडेड क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और पहले भी पूछे जा रहे हैं। अब इन 2-3 सालों के अंदर जितने भी डिफेंस के एग्जाम के हो रहे हैं उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन हमें राष्ट्रीय उद्यान से देखने को मिलता है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले बात करते हैं तो असम के अंदर कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। तो जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा जो एक सिंह वाले गेंडे यानी राइनो के लिए प्रसिद्ध है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ओरांग है, दिहिंग पटकाई है। आंध्र प्रदेश के अंदर आपने नाम सुना होगा पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। झारखंड के अंदर पलामू राष्ट्रीय उद्यान आपने नाम सुना होगा। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? ये त्रिपुरा के अंदर। कहां पर स्थित है? त्रिपुरा के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, त्रिपुरा के अंदर। कौन से राज्य के अंदर है? त्रिपुरा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है देव समाज के संस्थापक कौन थे? आपने काफी बार क्वेश्चन सुना होगा भाई, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? दयालदास, शिवनारायण अग्निहोत्री, स्वामी विवेकानंद और रामास्वामी। तो याद रखना, देव समाज के संस्थापक थे, उसका नाम था शिवनारायण अग्निहोत्री। क्या नाम था? शिवनारायण अग्निहोत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे अमेरिका के अंदर, वो किस वर्ष गए थे? शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक है। और एक ये भी मेरे को बता दो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। तुगलक वंश के किस शासक ने मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली में स्थापित करवाया था? बात यहाँ हो रही है दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश ने अपना राज शासन किया था और उनमें से तुगलक वंश के किस शासक ने मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली में स्थापित करवाया था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो पूछा जा सकता है, याद रखना, जो सम्राट अशोक था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, उसके 2 अशोक स्तंभ थे, यानी उसके स्तंभ थे मेरठ और टोपरा के, वो दोनों को दिल्ली में स्थापित करवाया था। उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का भी निर्माण करवाया था। और बात की जाए गयासुद्दीन तुगलक, तो इसे नहर एवं कुएं निर्माण परंपरा शुरू की थी। और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की बात करते हैं तो ये इस वंश का अंतिम शासक के रूप में स्वीकार किया गया, माना गया इतिहासकारों ने। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश का ऐसा शासक फिरोज तुगलक था जिसने मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली के अंदर स्थापित करवाया था। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, राणा प्रताप सागर परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? राणा प्रताप सागर परियोजना आपने बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा है, परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? श्रावती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, रामगंगा नदी। तो राणा प्रताप सागर की मैं बात करता हूँ तो याद रखना, ये चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, चंबल नदी पर मुख्य रूप से कितनी है? 4 बांध बने हुए। कितने बांध है? 4 बांध, जिनमें से एक बांध तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, बाकी 3 बांध राजस्थान के अंदर स्थित है। और विश्व की इकलौती ऐसी चंबल नदी है जिस पर 100 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कितने बांध बंधे हुए? 4 बांध। श्रावती नदी पर श्रावती परियोजना, नर्मदा नदी पर आपने नाम सुना होगा सरदार सरोवर परियोजना, और रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कमेंट बॉक्स करके कमेंट के अंदर जल्दी से उत्तर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई? यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1998, 2004, 1982, 1958। याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई। किस वर्ष की गई थी? 1998 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड और पूछा जाए किसान कॉल सेंटर, तो याद रखना किसान कॉल सेंटर की योजना की शुरुआत 2004 के अंदर। 1982 के अंदर आप सभी को पता है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखना। 1958 के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1998 के अंदर। कब हुई थी? और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004। अगला क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे पहले हम पठारों की बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्वेश्चन पूछा गया है। लद्दाख का पठार, तिब्बत का पठार, खोरात का पठार और मेघालय का पठार। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं और जिसे दुनिया की छत कहते हैं। पामीर का पठार भी कहते हैं, जिसे दुनिया की छत कहते हैं। और इसका नाम क्या है? ये तिब्बत का पठार है, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। और हम बात करते हैं लद्दाख का पठार, तो ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और मेघालय का पठार मेघालय के अंदर स्थित है, याद रखना। यदि मैं आपको पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? याद रखना दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। विश्व की जन्नत के उपनाम से प्रसिद्ध भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र या शहर है जिसे विश्व की जन्नत के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है पेरिस, थाईलैंड, जिब्राल्टर और श्रीलंका। सबसे पहले बात करते हैं तो विश्व की जन्नत के उपनाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम है पेरिस। अब पेरिस आपको पता होनी चाहिए फ्रांस की राजधानी। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस से। थाईलैंड की बात करते हैं तो इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद हाथियों के देश के उपनाम से जाना जाता है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का मोती कहते हैं। याद रखना पूर्व का मोती कहते हैं। और यदि पूछा जाए विश्व की जन्नत के उपनाम से प्रसिद्ध भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो पेरिस। कौन सा है? पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है?
8 ग्रह याद रखना। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? रॉबर्ट पीरे। रॉबर्ट पीरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। कौन सी? उत्तरी ध्रुव, जिसे नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, याद रखना। केपलर ने दिए थे ग्रहों की गति का नियम। कैप्टन कुक की बात करते हैं तो याद रखना, इसने किसकी खोज की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, याद रखना। और कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, काकोरी कांड और चोरा चोरी कांड, याद रखना। ऐसी घटना थी, उसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब के अंदर है। और काकोरी कांड की हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1925 के अंदर हुआ था, 9 अगस्त 1925 के अंदर। चोरा चोरी कांड आप सभी को पता है, 1922 से 5 फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर उन्होंने वापस कर दी। और महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि वापस की थी, उसका क्या नाम था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 29 मई, 9 अगस्त और 26 जुलाई। 15 मई की मैं बात करता हूं तो इसे विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस, याद रखना। कौन सा दिवस मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त की मैं बात करता हूं तो याद रखना, आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को कौन सा? आदिवासी दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर प्यारे साथियों दे रखा है। अली अहमद हुसैन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अली अहमद हुसैन खान का संबंध पूछा गया है किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी, शहनाई, सरोद और तबला, याद रखना। बांसुरी वादक है अली अहमद हुसैन। क्या बांसुरी वादक पूछा जाए तो याद रखना हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछा जाए तो याद रखना ये बांसुरी वादक से। शहनाई का संबंध पूछा जाए तो एक तो अली हुसैन खान है, एक है बिस्मिल्ला। और भारत की इकलौती शहनाई वादक है, उसका क्या नाम है? बागेश्वरी कमर, याद रखना। बागेश्वरी कमर भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक। यदि मैं बात करूं तबला की तो अला रखा खां है, तबला वादक प्रसिद्ध है। तबला वादक कौन है? अला रखा खां। और अली प्रसाद है, अली अहमद हुसैन का संबंध पूछा गया है, वो शहनाई और हरि प्रसाद का बांसुरी वादक से। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। कोणार्क महोत्सव का संबंध किस राज्य से? यानी कोणार्क महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है या कौन से राज्य का यह उत्सव है? मेघालय, ओडिशा, नागालैंड, मिजोरम। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मिजोरम की मैं बात करता हूं तो चाप चारकूट आपने नाम सुना होगा। चाप चारकूट का आयोजन या इस उत्सव को कहाँ पे बनाया जाता है? मिजोरम के अंदर। नागालैंड के अंदर कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल है, याद रखना हॉर्नबिल उत्सव। और मेघालय के अंदर कौन सा मनाया जाता है? नोग्रेक उत्सव। ओडिशा के अंदर कौन सा? कोणार्क। कौन सा? कोणार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत रत्न पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफार खान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम पूछा गया तो याद रखना भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1954 के अंदर। और पहले व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। खान अब्दुल गफार खान पहले ऐसे व्यक्ति विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, याद रखना। और विनोबा भावे को मैक्सन पुरस्कार मिला था, याद रखना विनोबा भावे को। और पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। करंट जीके की दृष्टि से और खेल की दृष्टि से कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, दिल्ली और कनाडा, याद रखना। 2026 में राष्ट्रीय खेलों का राष्ट्रमंडल खेल, जिसे कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है, इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। और ये कितने साल बाद में होते हैं? 4 वर्ष बाद में। कितने साल बाद में? 4 वर्ष के बाद में होते हैं। और इन 4 सालों के उपरांत यदि इससे बात करें तो 2022 के अंदर इन खेल का आयोजन, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम नामक स्थान से, याद रखना, बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 के। और 2026 के कहाँ पे हो गए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे हो गए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, याद रखना। मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। कलिंग का राजा खारवेल कौन से धर्म का अनुयायी था, यानी किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग का राजा मैंने आपको बताया था, सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व के अंदर किसके ऊपर आक्रमण किया था? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। और 261 में जो कलिंग का राजा था खारवेल, किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, सिख, जैन और भागवत धर्म। सबसे पहले हम बात करते तो याद रखना ये कौन से धर्म से था? जैन धर्म से था। बौद्ध धर्म की बात करते तो बौद्ध धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य था। और जैन धर्म का याद रखना अशोक। अशोक ने भी जीवन के अंत समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और यदि पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य वो कौन से धर्म से था? जैन धर्म, यानी अंतिम दिनों के अंदर इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। और सम्राट अशोक का पूछा जाए तो सम्राट अशोक भी कौन से धर्म से था? बौद्ध धर्म से था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। अकबर ने किस वर्ष इबादत खाने की स्थापना की थी? यानी अकबर ने किस वर्ष इबादत खाने की स्थापना की थी? 1562, 1582, 1575 और 1576। 1576 का आपका एक युद्ध पड़ा हुआ, उसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। और आपने नाम सुना होगा, हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। 1576 में हुआ था। 1575 के अंदर कौन सी घटना हुई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि इबादत खाने की जो स्थापना हुई थी वो 1575 के अंदर हुई थी। 1575 के अंदर एक और कौन सी घटना है? 1575 या आप मुझे 1565 बता दीजिए, 1565 में कौन सी घटना हुई थी? 1582 की बात करता हूँ तो ध्यान में रखना, आपने 1582 के अंदर दीन इलाही 1582 का, और 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगा दी, और 1564 में अकबर ने जजिया खर पर रोक लगा दी थी। 1565 में राग सिंह तांगड़ी तालीकोट का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा था आपात उपबंध, यानी संविधान के भाग नंबर किसके अंदर आता है? भाग नंबर 18 के अंदर आता है आपात उपबंध। भाग नंबर 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और राष्ट्रपति शासन है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? उसका नाम है अनुच्छेद 356। याद रखना, अनुच्छेद 356। यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग कौन से राज्य में सबसे पहली बार किया गया था? तो सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, तो याद रखना पंजाब के अंदर वर्ष 1951 के अंदर। कौन से वर्ष किया गया था? 1951 के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। हुसैन सागर झील कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र, तो याद रखना तेलंगाना के अंदर स्थित है हुसैन सागर झील। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। मणिपुर की बात करते हैं तो लोकटक झील पूर्वी भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील। लोकटक झील पूर्वी भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील, लोकटक झील, याद रखना। और हुसैन सागर झील तेलंगाना के अंदर स्थित है। केरल के अंदर पेरियार झील स्थित है, अष्टामुदी झील स्थित है। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी झील स्थित है? लोनार झील स्थित है, याद रखना लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? अजीत पाल सिंह, मिल्खा सिंह, केसरी सिंह, जोगेंद्र सिंह, याद रखना मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह रेसलिंग से संबंधित धावक था ये। इसकी पुस्तक का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक का नाम, और इसे फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बर्मी किस देश की राजभाषा है? बर्मी किस देश की राजभाषा है? नेपाल की, तिब्बत की, बांग्लादेश की, म्यांमार की, तो याद रखना बर्मी कौन से देश की? म्यांमार की राजभाषा है। कौन से देश की है? म्यांमार की, याद रखना। यदि पूछा जाए बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, तो याद रखना बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। और मुद्रा कौन सी है? टक्का, याद रखना। और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आपने नाम सुना होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर, स्टेट स्तर पर मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखना है कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, मैत्री शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैत्री रिसर्च केंद्र कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका, आर्कटिक, अटलांटिक, दक्षिणी गंगोत्री। तो याद रखना मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारती, तीनों की बात करते तो कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के अंदर स्थित है मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन दे रखा है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा, वियना, बांकू, मनीला। तो याद रखना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और यदि पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है तो वो कैनबरा है। ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया देश है। बांकू अजरबैजान की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, जहाँ पर एसी डेवलपमेंट है विकास का मुख्यालय स्थित है। और इससे पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के रूप में, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। तो सबसे पहले उन 5 क्वेश्चनों के उत्तर कौन कौन से है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले कि सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य कौन सा था? सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य पूछा गया था। देखो यदि पूछा जाए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो वो गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य पूछा गया था, याद रखना वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। याद रखना पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो याद रखना 1761 के अंदर। कब लड़ा गया था? 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखना 1915 के अंदर। कब हुई थी? 1915 के अंदर हुई थी। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। पहला संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? 1951 के अंदर। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 के अंदर हुआ था पहला संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के किया जाता है? तो याद रखना अनुच्छेद 368 के तहत। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 के तहत। उसी श्रृंखला के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले दे रखा है प्रैक्टिस के रूप में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको बताना है। मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? थोड़ा युद्ध कला का संबंध किस राज्य से है? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? मौट की मस्जिद का निर्माण किस के शासनकाल में हुआ था? इन पांचों के 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनके जवाब आपको कहाँ पे देना है? कमेंट के अंदर छाप देना है। किसके अंदर छाप देना? कमेंट के अंदर। और आज की क्लास दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होंगी, और एक बार क्लास को और आप फास्ट मोड के अंदर करके देख लीजिए, और उसके बाद में आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन के, और साथ में हमने ऑप्शन का भी एनालिसिस किया है। तो एक साथ में हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।